हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई सरल के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स जो होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर के दौरान ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है जिनमें से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, इन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ई सरल आप लोगों को ओपी कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको इंडिया के बेस्ट आईआईटीएन और डॉक्टर फैकल्टीज का गाइडेंस, उनकी क्लासेस मिलती हैं, लाइव होता है डेली, और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है एनिमेटेड विजुअलाइजेशन वाली, 5 लेयर मेंटरशिप, 5 लेयर डाउट सॉल्विंग, और साथ के साथ आपको मिलता है ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी हम एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आपका पर्सनालिटी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ सबको डेवलप करने पर बिलीव करते हैं। अगर आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, योर एम इज फिक्स कि आपको आईआईटीएन बनना है या डॉक्टर बनना है, तो आज से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं हमारे जेई नीट अग्नि कोर्स के साथ। इस कोर्स में आपको क्लास 10 से ही जेई नीट की तैयारी शुरू करा दी जाएगी और आप टॉप 100 में लेकर आ सकते हैं अपनी रैंक जेई और नीट के एग्जाम। तो बच्चों शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एक कंडक्टर है। अच्छा, कंडक्टर और दूसरा टाइप भी कुछ होता है कि हाँ होता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वह मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, और नॉन कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब सर कंडक्टर में क्यों करता है, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में क्यों नहीं करता है? इसका कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में होते हैं आपके पास, कंडक्टर मटेरियल में, पर नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। मेनली इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से। तो उसी के रेफरेंस में यहां पर डेफिनेशन है कि किसी भी वायर के अंदर या कंडक्टर मटेरियल के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि अगर कोई वायर है तो उस वायर के एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर टाइम कितना पास हो रहा है, यानी किस रेट से चार्ज पास हो रहा है, वो रेट कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर इसी प्रकार डिफाइन किया गया है। जैसे ये जो आई है इसको हम बोलते हैं करंट, और एक करंट किसके बराबर है, Q बाई टी। क्यू क्या होता है, चार्ज। क्यू क्या होता है बच्चों, चार्ज, और टी क्या होता है, टाइम। यानी यहां से अगर मैं डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके बराबर है, चार्ज अपॉन टाइम। यानी इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां से समझ ही आ रहा है, अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट हो जाती है, और चार्ज को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं यानी चार्ज के फ्लो की रेट है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब हम जानते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज और टाइम पर। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, सी बाई एस, यानी कूलाम पर सेकेंड। लेकिन इस कूलाम पर सेकेंड को, इसका जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया इलेक्ट्रिक करंट का, उनके नाम पर एम्पियर इसका क्या रख दिया गया, एसआई यूनिट एम्पियर, और उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि किसी वायर में 5 यूनिट ऑफ चार्ज है, तो यानी 5 यूनिट ऑफ चार्ज है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का ए, यानी I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो यहां पर करंट अगर जो है पर सेकेंड, अगर 5 यूनिट यानी 5 कूलम चार्ज जो है पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, इट मींस यहां पर करंट कितना है, 5 एम्पियर। ऐसे अभी हम डिफाइन करेंगे आगे। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका 1 एम्पियर किसके बराबर होता है उसको डिफाइन करते हैं। तो 1 एम्पियर कब आएगा, जब हम अपना जो चार्ज है
वो 1 कूलाम रहे और 1 सेकंड में ही 1 कूलाम चार्ज जो है किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो जाए। यानी कि 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकंड, यानी पर सेकंड में वो कितना चार्ज फ्लो करा रहा है, 1 कूलाम का। तब वो क्या करेगा, 1 एम्पियर का करंट कंस्टिट्यूट करेगा। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर 0.5 एम्पियर का करंट मैं किसी फिलामेंट से ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि यहां पर मेरा करंट कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर, वो किसी फिलामेंट से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और वो जो बल्ब है वो कितने टाइम के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, उस बल्ब में से हमें 10 मिनट के लिए, यानी टोटल टाइम जो है इस करंट का वो कितने टाइम के लिए है, 10 मिनट्स के लिए। अब वो पूछ रहा है कि इतने टाइम में इस करंट से कितने चार्जेस पास हो चुके होंगे। तो हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, करंट इज डिफाइंड बाय Q बाई T, यानी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू पास दैट चार्ज। तो यहां पर हमें नहीं पता चार्ज कितना है, तो Q को Q रख देंगे। अच्छा, टाइम हम हमेशा सेकंड में लेंगे, तो 10 × 60 क्या हो जाएगा, इट इज 600 सेकेंड, और करंट हमारा एम्पियर में लेना है, तो 0.5, यहां पर तो इसको हटा देते हैं, 0.5 इक्वल टू Q बाई 600। तो यहां से Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, इंटू 600। अगर मैं 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बी 300, और चार्ज है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। यानी कि 10 मिनट में इस करंट की रेटिंग से, यानी कि इस करंट रेटिंग से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास हुआ होगा वो हुआ होगा 300 कूलम। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। एक कॉपर वायर है जिसमें 5000 कूलम चार्ज जो है पास हो रहा है, लेकिन कितने टाइम में, 15 मिनट में। अगेन यहां पर टाइम जो दे रखा है मिनट में दे रखा है, और आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपसे आई की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो टाइम को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 15 × 60 क्या हो जाएगा, 900 सेकेंड। अब यहां पर आई बरोबर क्या आता है, Q बाई T। Q कितना है, 5000 डिवाइडेड बाई 900, 10 से, यानी आंसर आएगा आपका 50/9। ये किसके बराबर आ जाएगा, इट इज, अगर ये 10 होता तो 5 की इक्वल आता, पर ये 10 से कम है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 5 और ग्रेटर देन दी 5, क्योंकि 5 से ज्यादा हो गई, क्या हो जाएगा 5.1 करिए। और ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे ऐसे करेंगे 9 × 5 = 45, फिर वो वापस वो आ जाएगा, तो ऐसा फिर 9 × 5 = 45, ऐसे करेंगे। 5.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर हियर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, आप लोग इस टर्म में, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो हर एक ऑब्जेक्ट को, अब अभी थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास बुक है, ये बुक बिल्कुल प्लेन है, और मैं इस पर ये पेन रख रहा हूं, तो क्या ये पेन मूव कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें हाइट का डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा सर, हाइट के डिफरेंस से हो जाएगा? हाँ, करके देखो। जैसे मैं हाइट का डिफरेंस यहां पर लाता हूं तो ये पेन मूव करने लगता है ऑटोमेटिकली। यानी पेन के मूवमेंट के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए। एक इसका जो पॉइंट है वो हायर एलिवेशन पे होना चाहिए, एक लोअर एलिवेशन पर, और जब तक ये डिफरेंस मेंटेन रहेगा ये मूव करता रहेगा। लेकिन इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, जैसे ये पेन यहां आया, मैंने यहां से उठाकर इसको वापस रख दिया, यानी लोअर पोटेंशियल से इस पेन को मैं, लोअर हाइट से इस पेन को मैं अगेन हाई हाइट पे रख रहा हूं। तो ये रखने के लिए, ये हाइट डिफरेंस मेंटेन करने के लिए क्या मुझे किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है। तो यहां पर भी यही होता है, किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है, इसका मतलब चार्जेस मूव करते हैं। अब चार्जेस मूव करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, लेकिन वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा
भाई हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो तब होगा ना जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है, एक को हायर एक को लोअर किया गया है। अगर दोनों सेम पर है तो कोई मतलब ही नहीं है, चार्ज फ्लो ही नहीं होंगे। तो वो डिफरेंस मेंटेन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है, अगर उस वर्क को मैं चार्ज से डिवाइड कर दूं, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन द 2 पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the another। यानी कि एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट में अगर किसी चार्ज को, जैसे यहां पर देखूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ए चार्ज से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से मैं किसी चार्ज को लेकर आता हूं, तो उस चार्ज को लाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को अगर मैं उसी चार्ज से डिवाइड कर दूं तो वो कहलाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब लेकिन अगर मैं यूनिट चार्ज लेकर आया हूं, यूनिट चार्ज बोले तो 1 कूलम्ब का चार्ज, तो 1 कूलम्ब का चार्ज क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। तो इसी के साथ हम अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ध्यान से देखो, वर्क डन पूछा है कि एक 2 कूलम्ब का कोई चार्ज है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट के अक्रॉस मूव कराना है, कितना वर्क डन होगा। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V बराबर W बाई क्यू। W क्या होता है पता नहीं, वही तो पता करना है। तो यहां से कैसे आ जाएगा W बरोबर आ जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा V इंटू क्यू। तो V कितना है 12, Q कितना है 2, यानी कि आ जाएगा 24 जूल। तो हमारा जो वर्क डन होगा 2 कूलम्ब के चार्ज को 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कराने के लिए दैट वर्क डन इज इक्वल टू 24 जूल। अब सिंपल सी बात आती है हमारे चैप्टर में कि सर इलेक्ट्रिक करंट तो कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर लिया, अब हम जानकारी लेते हैं थोड़ा ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या है, हमारे यहां पर कई सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं, कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर में भी डिफरेंट टाइप के कंडक्टर होते हैं। तो मैं ओम्स लॉ में सिर्फ उन मटेरियल्स की बात की जाती है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसे मटेरियल को ओमिक मटेरियल बोलते हैं, यानी जो मटेरियल ओम्स के लॉ को फॉलो करेगा दैट मटेरियल इज नोन एज ओमिक मटेरियल। अब ये ओम्स का लॉ क्या है पहले तो ये पता चले, तभी तो पता चलेगा कि ओमिक मटेरियल क्या है। ओम्स ने ये कहा कि अगर मैं किसी वायर के अक्रॉस, जैसे मैं यहां पर एक सेटअप बनाता हूं, सेटअप कैसे, ये यहां पर मैंने वायर लगा दिया, इस वायर के सीरीज में मैंने यहां पर एक अमीटर लगा दिया और यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी और इस बैटरी के अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये वोल्ट मीटर जो है ये कैलकुलेट करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और अमीटर ये बताता है कि कितना करंट इस रजिस्टर में से पास हो रहा है। अब मैं यहां से इस बैटरी को चेंज करता रहूंगा, तो जैसे जैसे मैं बैटरी बढ़ाऊंगा, यानी जैसे जैसे बैटरी बढ़ेगी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, वैसे वैसे मैं नोट करता जा रहा हूं कि अमीटर भी अपनी रीडिंग को चेंज कर रहा है और बढ़ा रहा है। यानी V बढ़ रहा है तो A बढ़ रहा है, यानी करंट बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या बढ़ रहा है बच्चों, करंट। ये अमीटर जो है क्या देता है, ये करंट देता है, तो I बढ़ रहा है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है प्रोपोर्शनैलिटी का, कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, V इज प्रोपोर्शनल टू I। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आया और हमने देखा कि हमेशा ही ये जो V अपॉन I है इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए V अपॉन I की वैल्यू कांस्टेंट है। कैसे, जैसे अगर मैंने बोला कि यहां पर 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं तो करंट आ रहा है मेरा 1 एम्पियर। अगर मैं 12 वोल्ट कर देता हूं तो करंट आ रहा है 2 एम्पियर। अगर मैं 18 वोल्ट कर देता हूं तो करंट आ रहा है 3 एम्पियर। अब इन सब का रेशियो देखो, V अपॉन I करके देखो, क्या रेशियो हमेशा ही 6 आ रहा है। V अपॉन I का रेशियो देखो, V 6 है, I 1 है, तो 6/1 6,
यहां पर 12/2 6, 18/3 6, यानी हमेशा इनका रेशियो सेम है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। और ये जो सेम और कांस्टेंट रेशियो आता है V/I का, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किसका है? वही मटेरियल का जो आपने फिक्स कर रखा है। तो उस फिक्स मटेरियल का क्या है यहां पर? रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से ओम्स का लॉ क्या कहता है? V = IR। और इस लॉ को जो फॉलो करते मटेरियल वो कहलाते ओमिक मटेरियल। इज इट क्लियर? अब ये वायर के अंदर जो R को मैंने डिफाइन की, R क्या है? इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा? करंट कम हो जाएगा, यही होगा भाई। हमने देखा कि V = क्या होता है? I × R होता है। अगर मैं बोलता हूं कि V तो फिक्स है साहब, 6 वोल्ट है, V तो क्या है? 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट है तो 6 में करंट 3 वोल्ट होगा और रेजिस्टेंस 2 वोल्ट होगा। ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब 2 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर, तो करंट उसमें 3 एम्पियर का यहां पर पास हो रहा होगा। सिंपल सा है 6। अब अगर मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूं मैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो कैसे? रेजिस्टेंस मैंने 2 से इंक्रीज करके 3 कर दिया, रेजिस्टेंस मेरा 3 एम्पियर बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस बढ़ते ही क्या मेरा करंट 2 एम्पियर हो जाएगा? होना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यानी कि अगर किसी भी वायर के अक्रॉस या किसी भी टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। यानी रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या हो रहा है? करंट कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कैसा है? ये करंट को कम करता है। तो इट इज द रेजिस्टेंस इज नोन एज द, क्या कहलाता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कहलाता है एबिलिटी टू रेजिस्ट द करंट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। तो किसी वायर के अंदर से करंट को रेजिस्ट करने की एबिलिटी रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा फंडा है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ में आप देखोगे ये जो R है V/I होता है, और R की SI यूनिट होती है ओम। इसका सिंबल होता है ऐसे ऑक्टोपस टाइप, ये सिंबल होता है, या इसकी जगह आप OHM लिख सकते हैं, ओम। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे 1 ओम इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूं मैं किसी टर्मिनल के अक्रॉस और उसमें से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। जैसे लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। यानी लेंथ के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब कंबाइन करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगेन यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी या मटेरियल की कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी या फिर मटेरियल की कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी इसको इनवर्स को बोलते हैं। मतलब अगर ये रेजिस्टिविटी रो है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/ρ। चलो उस पर अपन नहीं आते, इसका बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। बहुत बढ़िया। ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर। अगर अलग अलग मटेरियल का आपने वहां पर वायर लिया है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, पर ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब रेजिस्टिविटी की साहब यहां पर ऐसा यूनिट निकालो। कैसे निकालोगे? रेजिस्टिविटी है रो, सारा फॉर्मूला एक तरफ कर दो। R, ये A इधर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो R × A हो जाएगा, L उधर सामने है तो डिवाइड में हो जाएगा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम, और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या है? मीटर। तो इसको आप जब चेक करोगे आगे, इसको सॉल्व करोगे, इससे ये कट जाएगा तो आएगा ओम × मीटर। यानी रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम × मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है, पूछी गई है कई बार एग्जाम में। ये कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी हैं, जैसे कॉपर की 1.62 × 10⁻⁸ ओम × मीटर। ऐसे निक्रोम है और ऐसे और भी मटेरियल है जिनकी रेजिस्टिविटी होती है। वो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है तो क्वेश्चन में दिया भी होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 13 मीटर है। 13 मीटर लेंथ का क्या है? एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? 26 ओम। ये 26 ओम है सर। कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, सॉरी यहां डायमीटर लिख दिया, इसकी जगह लिखा है इफ द एरिया, क्योंकि यूनिट मैच नहीं कर रही ना वहां। If the area of the wire is 0.5 meter square, what will be the resistivity of the metal at that temperature?
एरिया भी पता है साहब 0.5 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है, आर बरोबर रो एल बाई ए। आर कितना दे रखा है 26, रो नहीं पता, एल दे रखा है 13, एरिया दे रखा है 0.5। सबसे पहले तो 13 से 26 को कैंसिल आउट करूंगा 2 टाइम्स, तो ये बचेगा 2 इक्वल टू रो 1/0.5। क्या इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 0.5, तो रो इक्वल टू क्या आ गया यहां पे 1 ओम इंटू मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट। तो रजिस्टिविटी हियर इज 1 ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं बहुत डिटेल में यहां नहीं बता पाऊंगा, पर मैं बताऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर आप पैरेलल में है यानी रेजिस्टेंस इस प्रकार है तो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 R2 प्लस 1/R3। और अगर 3 से ज्यादा है तो सिमिलरली इस प्रकार से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में है। अब इनका इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। क्या हो जाएगा R1 1, R2 2 और R3 3। क्या हो जाएगा ये 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी 6 ओम हो गया। अब आपको करंट निकालना है तो करंट क्या हो जाएगा V/R, यही होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा था V = IR। इसको मॉडिफाई कर लो, I निकालना है तो R को इधर ले आओ, सेम वही किया। V कितना है 12 वोल्ट और R कितना है 6 ओम, ये आ जाएगा आंसर 2 एम्पियर। क्या आ जाएगा आंसर 2 एम्पियर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इन तीनों को हमने सीरीज में लगाया 1 2 3, कैसे आएगा, सॉरी पैरेलल लगाया, तो पैरेलल आएगा तो इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2 और R3 की वैल्यू 3। एलसीएम ले लेंगे यहां से 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 6 + 3 + 2 इक्वल टू 1/R। इनको सम करोगे तो 5 और 6 11, तो ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 11/6। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा कर दो इसको, पलटी मार दो, 1/R इक्विवेलेंट इसके बराबर है तो पलटी मार दो, तो ये हो जाएगा 6/11 ओम। अब अगर ये इतना है तो करंट कैसे निकालोगे, करंट निकालेंगे अपन V/R से। V पता है क्या 12 है, R पता है क्या 6/11। अब ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 ऐसा का ऐसा ही, ये डिवाइड के डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 6 को 12 से 2 टाइम्स और 22 एम्पियर। आपने एक चीज नोटिस करी कि टोटल करंट इन तीन रेजिस्टेंस वही है, ये जो इधर थे 1 2 3 ओम के, यहां पर भी 1 2 3 ओम के, जब ये सीरीज में थे तो टोटल करंट 2 एम्पियर आ रहा था। जैसे ये पैरेलल में लगे टोटल करंट 22 एम्पियर आ रहा है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कनेक्शन में कम होता है और सीरीज कनेक्शन में बढ़ता है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ दो, घटाना है तो पैरेलल में जोड़ दो। अब आते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट पर। हीटिंग इफेक्ट बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है। यहां पर क्या करना होगा हमें, जो वर्क डन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने क्या पढ़ा था V = W/Q। ये W क्या है, वर्क डन। वर्क डन ही तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं वर्क डन को कैलकुलेट कर लूं V × Q करके, अब मुझे Q तो नहीं पता होगा, Q नहीं पता तो मैं क्या करूं, Q/T = I, यही लिखते थे हम। तो क्या Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको रख दो यहाँ, तो W बराबर क्या आ जाएगा VI × T, ये हो जाएगा आपका वर्क डन। और ये जो वर्क डन होता है दैट कंप्लीट वर्क डन कन्वर्टेड इनटू द हीट। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या आ जाएगा H = VIT। फर्दर इसको मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई करने से क्या हो जाएगा, ये I²RT हो जाएगा, V²/R। मॉडिफाई करने से क्या हो जाएगा I²RT, और एक और फॉर्म आएगा इसका V²/R × T। ये मॉडिफाइड फॉर्म है।
इस पर क्वेश्चन करते हैं। इस पर क्वेश्चन दे रखा है कि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टर। कितनी हीट? 100 जूल। कितने सेकंड में? ईच सेकंड, यानी 1 सेकंड। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। क्या बताना है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं हीट के, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक पढ़ा है वी आई इंटू टी, एक पढ़ा है हमने आई स्क्वायर आर इंटू टी, और एक पढ़ा है हमने वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मुझसे v पूछा है, तो v तो इसमें भी है, इसमें भी है, और t इसमें भी है, लेकिन यहां हमारे पास i नहीं है। i नहीं है ना, गड़बड़ है। यहां पर देखोगे आप, यहां से आपसे पूछा है v, तो इसमें तो v है ही नहीं, तो इसको तो यूज ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसमें हमारे पास i नहीं है तो यूज नहीं कर सकते। इसको कर सकते हैं कि हमारे पास t भी है, हमारे पास r भी है, हमारे पास h भी है, और v पूछा है, तो ये हम यूज करेंगे। तो यहां पर h आया हमारा 100, v स्क्वायर हमें नहीं पता, r कितना है हमारा रेजिस्टेंस 4 ओम, और टाइम कितना है 1। तो आप v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 100 यानी 400, और इसका जो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट 20 वोल्ट, यानी आंसर आएगा 20 वोल्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो आप लोग देखते होंगे हीटिंग इफेक्ट के, जैसे आयरन देखिए आपने, कपड़ों पर आयरन करते हैं, इस्त्री, प्रेस, जो भी आप बोलते हो, वो गर्म होती है, और गर्म होके कपड़े का मॉइस्चर निकालती है, और कपड़े के अंदर जो सिलवटें होती है उनको भी ठीक कर देती है, मतलब बिल्कुल रेडी कर देती है। तो वो जो गर्म होना है इलेक्ट्रिक करंट से, वही तो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। तो वो इसका एक एप्लीकेशन है। टोस्टर देखे होंगे आपने, कैटल्स देखी होंगी, कई सारी चीजें हैं जो आजकल इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम कर रही है। ये जो बल्ब है, ये बल्ब भी हमारे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग पर ही काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करता है। लेकिन इस बल्ब की एक खासियत है, इस बल्ब के अंदर एक गैस भरी होती है, इधर वो नाइट्रोजन होगी, हीलियम होगी, या फिर ऑर्गन होगी। क्योंकि ये गैसें से क्यों भरी जाती हैं? क्योंकि इसके अंदर जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट हाई टेम्परेचर पर विदस्टैंड कर सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्ट भी करता है। और अगर हमने इन गैसेस के अलावा कोई दूसरी गैस भर दी तो वो रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा, और वो कंपाउंड जो है इस हाई टेम्परेचर पर ब्रिटल और फ्रेजाइल होगा, टूट जाएगा। इसलिए कोई दूसरी गैस नहीं भरती। ये गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो टंगस्टन के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, इसलिए ये गैस भर देते, ठीक है ना। तो ये ऐसा सीन है। फ्यूज देखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी बहुत इस्तेमाल होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इसके अंदर एक वायर होता है, जो वायर बहुत पतला होता है। पतला होने से क्या होगा? उसका एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से सेम करंट के लिए क्या होगा? ज्यादा हीट जनरेट होगी। ज्यादा हीट जनरेट होने से क्या होगा? ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये पोर्सिलेन ट्यूब क्यों रखी हुई है? पोर्सिलेन ट्यूब के अंदर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये जब बर्न होगा, ये जब क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होकर किसी को नुकसान ना हो। अगर इसको मैं एक इंसुलेशन से कवर कर देता, मान लो प्लास्टिक का इंसुलेशन चढ़ा देता, तो ये गर्म हो रहा है तो वो प्लास्टिक भी तो बर्न हो जाती, इसलिए पोर्सिलेन कार्ट्रिज यहां पर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका रेजिस्टेंस मेन सर्किट के जो होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इसके अंदर मेन सर्किट की वायरिंग से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और उस ज़्यादा हीट की वजह से ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होकर ये सर्किट को ब्लॉक, मतलब सर्किट को ओपन कर देता है। जैसे सर्किट ओपन होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, बंद हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है पावर का, तो पावर का कॉन्सेप्ट होता है हीट अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। तो जैसे आप हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम करोगे तो पावर आ जाएगी, यानी कि जैसे वहां पर हीट कैलकुलेट कर लेते उसको टाइम से डिवाइड कर दो, पावर आ जाएगी। उसके सारे फॉर्मूले में टाइम था, हीट के में, पावर के किसी भी फॉर्मूले में टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम से डिवाइड ही कर दिया ना। तो हीट पता है तो आप पावर भी पता कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, आप सब लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट के जनरेटर से कनेक्टेड है, द करंट इज 0.50 एम्पियर, तो पावर क्या होगी? देखो पावर बराबर क्या होती है, जैसे मैंने बताया था आपको, हीट बराबर होती है वी आई इंटू टी, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? वी आई,
क्योंकि पावर निकालने के लिए मुझे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करूंगा तो V इंटू आई आ जाएगा ना। तो V दे रखा है क्या, हाँ 220 वोल्ट। अच्छा I दे रखा है क्या 0.5 एम्पियर, क्या हो जाएगा ये 110 वाट पावर हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा है। अब आप सब लोग अगर डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे अच्छे जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग का मजा लेना चाहते हैं, और 5 ईयर मेंटरशिप से गाइड होना चाहते हैं, और अपने स्कोर को 95 के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप आज ही चैम 2025 कोर्स में एनरोल करें। और अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, IIT और नीट का आपने सोचा हुआ है, तो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स जेईई और नीट अग्नि कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। तो इसी के साथ आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के जो वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।